नमस्कार, खबर हरियाणा में मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। कुरुक्षेत्र जिला पुलिस ने नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत 3 आरोपियों को एक गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से 5 किलो अफीम बरामद की है। आरोपी महेंद्र सिंह जेल के NDPS एक्ट के तहत 2 अलग अलग मामलों में 20 साल की सजा काट रहा था। आरोपी महेंद्र लड़की की शादी में शामिल होने के लिए 5 मार्च को 4 सप्ताह के लिए पेरोल छुट्टी पर गया था, लेकिन महेंद्र समय पर जेल नहीं पहुंचा और फरार हो गया, जो कि जेल पुलिस अधीक्षक की शिकायत पर थाना शाहबाद में मामला दर्ज किया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सिमरदीप सिंह के दिशा निर्देश के अनुसार महेंद्र को पकड़ने के लिए उप पुलिस अधीक्षक शाहबाद की देखरेख में 3 टीमों का गठन किया गया था। मामले की जांच के दौरान अपराध शाखा 1 ने गुप्त सूचना के आधार पर महेंद्र सिंह को काबू किया है। आरोपी के साथ नशीले पदार्थ की तस्करी में शिवचरण निवासी साबका जिला अंबाला और रतन लाल निवासी करीथड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान को स्कॉर्पियो गाड़ी सहित गिरफ्तार किया है। कल 17/5/15 को शाम को जो है हमारी पुलिस पार्टी को सूचना मिली कि एक जो है अपने गुजरात का नंबर है, उसमें स्कॉर्पियो गाड़ी में महेंद्र सिंह वासी डाडलू और उसके साथ जो है शिवचरण जो है वासी सबका डिस्ट्रिक्ट अंबाला और एक उसके साथ अन्य ड्राइवर है, वो भारी मात्रा में टीम लेकर जो है इधर राजस्थान से इधर आ गया, हरियाणा पंजाब में सप्लाई करेंगे, जिसको जो है सेक्टर 8 टी पॉइंट जो है कलवल वहाँ पर नाकाबंदी की गई तो उसको गाड़ी को काबू किया। काबू करने के बाद जो है वहाँ पर DSP साहब श्री सतीश कुमार जो है DSP हेडक्वार्टर कुरुक्षेत्र वो मौके पर आए, उनके सामने तलाशी ली गई तो इसमें जो है 3 किलो अफीम महेंद्र सिंह के कब्जे से और 2 किलो शिवचरण के कब्जे से कुल 5 किलो जो है अफीम बरामद हुई और साथ जो उनका ड्राइवर था रतन लाल उसको जो है 29 NDPS लिया, क्योंकि उसने माल भी बेचा था और यहाँ लेके भी साथ था, उसको भी साथ में अरेस्ट करेगा। तो ये पहले भी बेचते थे? हाँ, पहले जो महेंद्र सिंह पहले इसके खिलाफ 4 केस हैं, जिनमें 3 केसों में पहले सजा हो चुका है, 2 केसों में 20 साल सजा है और एक केस में 10 साल सजा है। ये सजा काट रहा सजा से जो है पैरोल पे आया था, तो पैरोल के दौरान जो है 3-4 में उसने वापस जाना था, वापस नहीं गया, 11 हो गया, मुकड़ हो गया था, तो इसके उसमें टेस्ट करेंगे। कितनी कीमत होगी लगभग इस माल की? लगभग इसकी 7 लाख के आसपास। कहीं और भी कहीं हरियाणा में कहीं भी सप्लाई करती है? अभी इनका जो है आज कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे, इससे गहनता से पूछताछ करेंगे इनका नेटवर्क क्या है। कितनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया सर? ये 3 खिलाफ हो गया, बाकी इनसे पूछताछ करेंगे आगे जहाँ से ले उनके बाद। प्रदर्शन के दौरान करनाल में गेस्ट टीचरों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में यमुनानगर जिले के गेस्ट टीचरों ने जग्गाधरी के लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ और हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने गेस्ट टीचरों के प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। गेस्ट टीचरों का कहना है कि जब तक उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके लिए यदि उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी तो वह पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही इस मौके पर इनेलो के पूर्व विधायक BL सैनी ने भी गेस्ट टीचरों को अपना समर्थन दिया। साथ ही कहा कि इससे राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी किया जा रहा है। कि आप लोग हमारी सरकार बनाओ, हमारे नुमाइंदे चुन करके भेजो, और जिस दिन गिनती शुरू होगी और जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आगे जाएगी, चौटाला साहब की सरकार बनने का अवसर होगा, तो अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेकर के नदी के अंदर पहुंच जाना और फ्री में रेत उठा करके लाना। उस बात पर भी हमारे पे किसी ने यकीन नहीं किया, उस बात पे भी किसी ने भी यकीन नहीं किया और उसका रिजल्ट क्या निकला, आज हम सब भुगत रहे हैं। मैं आज भी आप लोगों के बीच में हाथ जोड़ करके विनती करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारी फुल सपोर्ट आपके साथ है और रहेगी। हमारी सरकार जब आएगी, जो दुख दर्द आपको दिए जा रहे हैं उनका सबका चौटाला साहब की एक ही कलम से हम निवारण करवा देंगे, एक ही कलम से, पहली कलम से। हरियाणा सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि हरियाणा सरकार गेस्ट टीचर्स को अकेला मत समझे। अगर इनके साथ इनकी बात को मान के इन साथियों को नियमित नहीं किया गया, अगर एक भी गेस्ट टीचर को नौकरी से निकालने का प्रयास किया गया तो पूरे हरियाणा का कर्मचारी, पूरे हरियाणा का रेगुलर अध्यापक भी इन गेस्ट टीचर के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेगा। हमारा 10 दिन से संघर्ष जारी था वहाँ पर करनाल पर, और वहाँ पर हम शांतिपूर्वक जो है वो CM आवास पर जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऊपर इतना
गंदा व्यवहार किया गया, हमारे पर अत्याचार किया गया और ये अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये आंदोलन है वो तब तक जारी रहेगा जब तक हमें नियमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के 10 साल, इतने कीमती 10 साल हमने इस अपने स्कूल को, अपनी शिक्षा के विभाग को दिए हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारा भी नुकसान ना हो और बच्चों का भी नुकसान ना हो और किसी का भी नुकसान ना हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारे सीएम साहब हैं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, वो हमारी तरफ ध्यान दें और हमारे जो कमियां हैं उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन हमें नियमित किया जाए ताकि हम अपनी सेवाएं जारी कर सकें और इस राज्य का जो है बच्चों का भविष्य खराब ना हो, उसे हम सुधार सकें। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक भी जारी रहेगा और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो हमारा संघर्ष आगे तक अनियमित काल तक हमारा जारी रहेगा जब तक वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। फरीदाबाद की मोहना अनाज मंडी में सीएम खट्टर ने जनसभा की, जहां पर सीएम खट्टर ने क्षेत्रवासियों के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। वहीं उन्होंने जनसभा में क्षेत्रवासियों के जन कल्याण के लिए रखी गई मांगों को पूरा करने की भी घोषणा की। लेकिन जैसे ही जनसभा खत्म हुई और मुख्यमंत्री वहां से रवाना हुए, तभी सभा स्थल पर लगे सीएम के बोर्डों को लोगों ने उखाड़कर अपने साथ लिए। कई लोगों ने इन बोर्डों को चीर फाड़ करके उनके टुकड़े कर दिए और फ्लैग सीट को अपने साथ ले गए। देखते ही देखते कुछ मिनटों में बीजेपी के रंग में रंग का सभा स्थल उजड़ा हुआ नजर आने लगा। इस दौरान ना तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और न ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। महेंद्रगढ़ में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के आवास पर जेबीटी अध्यापकों ने उनसे मुलाकात की और जल्द ज्वाइनिंग कराने की मांग भी की। साथ ही शिक्षा मंत्री ने उन्हें 20 मई को चंडीगढ़ में मुलाकात के लिए बुलाया। जेबीटी के विद्यार्थियों ने भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और इंटर्नशिप को खत्म करने की मांग की। साथ ही शिक्षा मंत्री ने छात्रों को इंटर्नशिप खत्म करने का भरोसा भी दिया। सर, जेबीटी के नवचयनित अध्यापकों का एक सिस्टम मिले थे मुझे, मैंने उनको 20 तारीख को चंडीगढ़ में बुलाया है। सब जैसे कुछ एक छात्र जेबीटी का है जो इंटर्नशिप खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि देश में इंटर्नशिप का प्रावधान बाकी जगह नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो हरियाणा में भी जेबीटी छात्रों के लिए इंटर्नशिप का जो ये प्रावधान है इसको बंद कर। माननीय शिक्षा मंत्री को दरअसल बात का पता ही नहीं है। 2010 में जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती को लेकर के कुछ लोग अनसिलेक्टेड कोर्ट चले गए थे। उन्होंने एफिडेविट देकर के कहा था कि हम ऐसे 50 सैकड़ों लोगों को जानते हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा में अपनी जगह किसी दूसरे उम्मीदवार को बैठा करके पास की थी। माननीय हाई कोर्ट ने उस भर्ती में शामिल उम्मीदवारों की पात्रता परीक्षा की फोरेंसिक जांच करवाई, जिसमें 776 लोग फर्जी पाए गए, जिनके अंगूठे दूसरे लोगों ने लगाए हुए थे। उस भर्ती की रील माननीय शिक्षा मंत्री को चढ़ी हुई है। ये जो 2014 में भर्ती हुई है, इसमें मैक्सिमम वो लोग शामिल हैं जो 2011 में जिन्होंने पात्रता परीक्षा की थी। पात्रता परीक्षा का जो प्रोस्पेक्टस है 2011 का, उसमें वो कॉलम ही खत्म कर दिया गया था जिसमें अंगूठे की जांच की वेरिफिकेशन को आधार माना गया। उसमें वीडियोग्राफी करवाई गई थी। 234 सीडी माननीय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने वीडियोग्राफी करवाकर सुरक्षित रखी गई है। हम यही बात कहने आए थे कि जो माननीय हाई कोर्ट ने मासिंग वाले केस में जो डिसीजन दिया है कि पात्रता परीक्षा की प्रमाण पत्र की फोरेंसिक जांच करवा के ज्वाइनिंग दी जाए, वो केवल 2010 की भर्ती को आधार मान करके दिया गया था, जो तथ्यपूर्ण नहीं है, जो गलत है। 2011 में जो पात्रता हुई थी उसकी वीडियोग्राफी की गई थी। वीडियोग्राफी को तकनीकी जांच का आधार बनाया जाए और जल्द से जल्द इन 9455 चयनित जेबीटीज को ज्वाइनिंग करवाई जाए। सरकार ने 29 मार्च को जब हम करनाल में रैली की थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 77 वर्किंग डेज के बाद जुलाई में ज्वाइनिंग देने का वादा किया था। हम वो वादा भी याद दिलाने आए थे तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप सारे रिकॉर्ड और वीडियोग्राफी के प्रूफ लेकर के मेरे पास 20 तारीख को सचिवालय पहुंचे, मैं आपकी बात को सिरे चढ़ाऊंगा और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने का काम करूंगा। अगर सरकार 77 वर्किंग डेज में हमें ज्वाइनिंग देने का काम नहीं करेगी तो ये 9455 चयनित जेबीटी अपने परिवारों सहित किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सरकार ज्वाइनिंग दे। शिक्षा मंत्री से आपको क्या आश्वासन मिला? आज हम माननीय श्री शिक्षा मंत्री जी से मिले, उन्होंने हमें यह आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय लेंगे अपना और इंटर्नशिप को बंद करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब पूरे देश में ये लागू नहीं है तो हरियाणा से भी इसको हटाने की कोशिश करेंगे, पर हम यहीं रुकने वाले नहीं है। हम आगे अपनी मीटिंग्स वगैरह जारी रखेंगे और हम जितना आश्वासन मिला है जब तक का वेट करेंगे, फिर प्रदर्शन वगैरह हमारा जारी रहेगा। और वैसे आज अच्छी रिस्पेक्ट भी की है शिक्षा मंत्री सर ने हमारी, और बात सुनी अच्छी लग रहा है कि हो जाएगा, पर हम नहीं रुकेंगे। अगर होता है तो ठीक है, वरना हम भी अपना काम जारी रखेंगे।
विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बनाई गई हरियाणा की अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर एक बार फिर से राजनीति गरमाने लगी है। चुनाव से पहले इसे प्रदेश के सिखों का धार्मिक मामला बताकर कोई भी बयान देने से बचने वाली बीजेपी सरकार ने अब एक एक कर HSGPC के पदाधिकारियों से सुरक्षा वापस लेनी शुरू कर दी है। देखिए इस मामले पर एक रिपोर्ट। मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार सिखों के प्रति जो है वो भेदभाव की जो है भावना वो उनके मन में है। हम CM साहब के पास गए थे मिलने के लिए। एक तरफ तो वो कहते हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी है बारी बारी करके सभी जितने भी हमारे पास मेंबर थे उनके पास जो जितनी भी सिक्योरिटी थी वो उन्होंने वापस ले ली है। हम तो ये समझते जैसे हमें उन्होंने ये भी कहा भी हम चलो आप मीटिंग करके और आपकी जो सिक्योरिटी है वो वापस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ आज 5-6 दिन हो गए हैं अभी तक कोई सिक्योरिटी वापस नहीं मिली और हमें मीठी गोली दे के उन्होंने वापस कर दिया। इस वक्त आपको जैसे मालूम ही है सभी सारा संसार जानता है कि भाई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऊपर जो कब्जा है वो बादल का है और बादल की जो भाईवाली है वो बीजेपी के साथ है और बादल कभी भी नहीं चाहेगा कि ये जो मामला है कभी सुलझे। और ये जो हरियाणा की कमेटी बनी अलग से उनको ये कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ उसने और ये यही चाह रहे हैं कि ये कमेटी जो है वो इनकी टूट जाए और फिर जो है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर आ जाए। लेकिन ये फैसला भी कोर्ट में है। कोर्ट ने फैसला करना है कि ये जो कानून बना है वो सही है या गलत है, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। मैं तो यही समझता हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब बादल के इशारे पर ही हो रहा है और बादल साहब ही खट्टर साहब को मिले भी हैं और उनके बाद ये मेरा ख्याल है इन्होंने ये फैसला लिया है सिक्योरिटी वापस करने का। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि हमने जो हरियाणा के सिख हैं हरियाणा SGPC के उसके खिलाफ चल रही उन्होंने उनको वोट नहीं दी है और उन्होंने वोट दी कांग्रेस को। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बदले की भावना जो है वो हमारे साथ ये बर्ताव हो रहा है और इसका मुख्य कारण यही था कि भाई जो उस वक्त मौके की सरकार थी, चाहे वो बीजेपी की सरकार होती, चाहे कांग्रेस की होती, चाहे चौटाला सरकार होती, उसी ने ये कमेटी बनानी थी, उसी को ये हक था। और उस वक्त जो मौके की सरकार थी वो थी कांग्रेस की और कांग्रेस ने ये काम किया है और ये इनको मैं देख रहा हूँ कि भाई शायद नहीं अच्छा लग रहा। मैं तो ये समझता हूँ कि भाई जो सेंटर सरकार है उसका ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा है बीच में, क्योंकि उन्होंने
जो कोर्ट में दावा दाखिल किया, जवाब दावा दाखिल किया है, वो भी हमारे खिलाफ किया है कि ये जो कमेटी है वो नहीं बननी चाहिए। और जो दबाव है सेंटर सरकार का वो स्टेट सरकार के ऊपर भी है, और वही रवैया जो है वो स्टेट सरकार ने भी अपनाया हुआ है। जो उन्होंने वादे किए हैं अब तक तो कोई वो सामने नतीजा उसका अभी तक नहीं सामने आया। आने वाले दिनों में क्या होगा वो हम भी देखते हैं, आप भी देखो। मैं जिस तरह से उन्होंने सिक्योरिटी वापस ली है तो सिखों के मनों में जो है असविश्वास पैदा होता है कि जो सरकार है वो हरियाणा के सिखों के साथ नहीं खड़ी। मैं तो यही समझूंगा। खबर हरियाणा में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। खबर हरियाणा में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। अतिथि अध्यापकों पर करनाल में हुए लाठीचार्ज को लेकर अब अतिथि अध्यापकों का सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों अतिथि अध्यापकों ने लाठीचार्ज के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। देखिए इस पे एक रिपोर्ट। वहाँ हमारे 250 से 300 साथियों को चोटें आई हैं, बहुत जो गंभीर रूप से घायल हैं, और हजारों की संख्या में साथियों ने गिरफ्तारियां दी हैं, वहाँ अरेस्ट हुए हैं। और पुलिस ने बर्बरतापूर्ण हमारे साथ दोषपूर्ण व्यवहार किया है। एक अध्यापक है, अध्यापक समाज का निर्माता होता है। अध्यापक के साथ हमारी बहन बेटियां और थीं, उनके साथ हमारे बुजुर्ग थे। खाप पंचायती सर्व कर्मचारी संघ हमारे साथ था, बिजली कर्मचारी संघ हमारे साथ है। सभी पे उन्होंने निहत्थे हम पे लाठियाँ बरसाई हैं और पानी की बौछारें की हैं, और माता बहनों को बहुत ज़्यादा घसीट कर पीटा है उन्होंने हमारे मना करने के बाद। कितने लोगों को इसमें अधिकतर चोटें आई हैं? कितनी बाबर समाज? इसमें ज़्यादातर 250 से 300 लोगों को चोटें आई हैं।
मैं वहाँ 4 दिन से थी जी। और हम सुबह अनशन पे भी बैठे थे 24 घंटे पहले। तो सुबह से ही पानी खाना पीना कुछ भी नहीं, हम भूखे प्यासे ही बैठे थे। हम निकले आगे चल के थोड़ा सा दूर पे एक चौराया आता है, वहाँ पर हमें पता नहीं कहाँ से पीछे से ये एक डंडा मेरे ये है निशान, इतनी बर्बरता से मारा, ये हाथ मेरा उठ नहीं रहा। उसके बाद में मेरा जो ड्राइवर, हम जो 2 मैड में थी, हमें किसी ने खींच लिया और उसकी ये मतलब और टीचरों को मैं अगर मैं बचाने जाती तो मैं फंस जाती उसमें। तो ये हाथ मेरा अभी भी नहीं उठ रहा, इतनी चोटें इसमें दर्द हो रहा। मैं रात को 1 बजे लौट कर आई, लेकिन कुछ साथियों को बचाने की वजह से कि मैं यहाँ आगा कर सकूँ। जी, तो करनाल में जिस तरह से लाठीचार्ज की गई पुलिस प्रशासन द्वारा, महिलाओं को भी लाठीचार्ज की गई। महिलाओं को लाठीचार्ज आपको मैं दिखाऊंगी। एक की तो जांघ पे इतनी चोटें लगी है, सूजी पड़ी है, माथा उसका फूट गया, 4 टांके भी उसके आए हैं। और हमारे एक साथी है, उनके यहाँ पर इतनी चोटें हैं इसके। मैं जो महिलाओं पे लाठीचार्ज की गई, महिलाओं पे इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुई है कि एक के तो मैं सर दुपट्टा तक फट गया। बात करें महिलाओं की लाठीचार्ज की, तो जो लाठीचार्ज करने वाले थे पुलिस था, पुलिस भी सामने थी। पुलिस के जेंट्स पुलिस थी या फिर लेडीज पुलिस कम थी, वहाँ जेंट्स ज्यादा थे। जेंट्स लोगों ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि ये महिला है या ये पुरुष है, लाठी उठाने में बिल्कुल भी जरा भी नहीं हिचकिचाई। तो कितनी महिलाएं फरीदाबाद की जो गई हुई थी, कितनी घायल हैं इस वक्त? हमारी कम से कम 70-80 महिलाएं घायल हैं। उनमें से मैं एक ऐसी हूँ जो मैं रात को 1 बजे अपनी गाड़ी चला के ड्राइव करके मैं खुद आई। तो क्या कहना चाहोगे इस तरह की जो बर्बरता उन्होंने दिखाई है करनाल में, महिलाओं को भी नहीं बख्शा पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज की गई है, इसके बीच क्या कहना चाहोगे? फिर आप यो कह रहे हो कि लाठीचार्ज महिलाओं पे किया, मैं ये कह रही फिर सरकार नारा क्यों लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? हम महिलाएं, हमने भी बेटी दिया, हम भी किसी की बेटियां, फिर इसका मतलब ये नारा ढकोसला है, ये जनता को गुमराह करने के लिए। फिर ये जो नारा क्यों लगवाया है फिर हमसे, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतने तन्मन्यता से हमने इस रैली को निकाला था, आज वो रैली झूठी साबित होती है। कहाँ से बेटियों को बचा ले, कहाँ से नारियों को मना ले? जब तक नारी का सम्मान ना होगा तब तक ये देश विकास कैसे कर पाएगा? ये विकास की बातें करते हैं, इसका मतलब झूठी है। हमें कहते हैं हमसे असंवैधानिक है, क्या संवैधानिक है? जब हम सारे काम अपने कानून के तहत में करते हैं। हम 9 दिन से वहाँ बैठे थे कि हम पे तुम लाठियां जब भी बरसाते थे, हम 10वां दिन क्यों बैठते हैं वहाँ पे? तुम्हें 10वें दिन इतनी बर्बरता दिखाने की क्या जरूरत थी? हम जैसे काम कर रहे थे वैसे कर रहे थे, किसी के घर चोरी करने तो नहीं जा रहे थे। हमें 9 दिन से तुम हमें मारते तो हम 1 दिन भी नहीं टिकते। आपने इतने दिन बाद हम पे लाठीचार्ज क्यों किया? क्यों हम पे वाटर कैंट के पानी छुड़वाया? हम पे हमारे पास कपड़े नहीं थे बदलने के लिए, क्योंकि सारे जो हमारे पास बैग थे वो तो हमारे वहीं छूट गए। फिर हम क्या करते? हम कहाँ कपड़े बदलते? फिर ये शर्मनाक हरकत नहीं है तो और क्या है? पानी में भीगे हुई लेडीज कहाँ जाएं? इधर जाएं या उधर जाएं? आप खुद बोलिए। हम पानी में भीगी हुई लेडी कहाँ जाएगी? बोलिए आप। इतना पानी इतनी बुरी तरीके से बहाया उन्होंने वहाँ पे, वाटर कैंट वहाँ पे लगवाया, फिर आग ही लगा देते उस कैंट में हमारे। माना जा सकता है कि जिस तरह से करनाल में कल जो घटना हुई पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की, वो एक शर्मनाक और बहुत बड़ी शर्मनाक है। मोहन सिंह जी, करनाल में थे कल आप, जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने अध्यापकों पर लाठीचार्ज किया, कैसा रवैया था पुलिस प्रशासन का? रवैया था, बहुत हद पार कर दिया उन्होंने। हम तो निहत्ते थे, हमने कुछ भी नहीं कहा था, न किसी को पत्थर कुछ भी नहीं मारा, लेकिन उन्होंने बर्बाद दिखाई और बड़े-बड़े पत्थर। जी, किस तरह से किसने ऑर्डर दिया मारने का, लाठीचार्ज करने का? प्रशासन ने दिया होगा ऑर्डर, मैं तो नहीं पता था कितने दिया, लेकिन प्रशासन ने ऑर्डर दिया। आप उस वक्त कहाँ थे जब आपकी उंगली में चोट लगी, आपको उंगली में फ्रैक्चर आया हुआ है, लाठीचार्ज की, तो आप उस वक्त कहाँ थे? बिल्कुल आगे थे हम लोग, रैली में थे। बहुत ही घटिया था और मतलब निहत्ते थे हम लोग सारे के सारे, और हम तो मतलब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे जा रहे थे। उन्होंने ही लाठीचार्ज शुरू कर दिया और पत्थर मारे हमारे सामने। हमारे कुछ साथियों के सरों में भी चोटें लगी हैं, कुछ हमारे जो हमारे अध्यक्ष वगैरह हैं वो हॉस्पिटलाइज है वहाँ पे, और उनमें से 1-2 तो बहुत ज़्यादा सीरियस है, उनकी जान भी जा सकती है। जी, आपको आपके ऊपर भी लाठीचार्ज की गई है? और मैं तो बिल्कुल सीधे जा रहा था, और मैंने मना भी किया था जी हम तो अब जा रहे हैं, लौट रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने लाठी मारी है। पिछली 15 मई को फरीदाबाद के बीके अस्पताल में गर्भवती महिला की हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। परिजनों ने महिला की मौत पर डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया था।
इसी मामले को अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उठा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बहुत दर्दनाक घटना हमारे बीके अस्पताल बादशाह अस्पताल में 15 तारीख को हुई। उससे जिसने भी यह दर्दनाक घटना सुनी उसका दिल रोया है। वह घटना हम डीसी साहब को उसके खिलाफ एक ज्ञापन देने आए हैं। 15 तारीख को एक गर्भवती महिला बस बादशाह अस्पताल में पहुंचती है डिलीवरी के लिए, और वहां डॉक्टर और नर्स ना होने की वजह से वह डिलीवरी नहीं हो पाती है और वह तड़प कर अपनी जान दे देती है। वहाँ पर वह महिला और उसका बच्चा दोनों मर जाते हैं, और वहाँ प्रशासन कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ कोई नर्स नहीं है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। हम उसकी जवाबदेही मांगने आए हैं कि ये किसकी लापरवाही है, इसके लिए किसको सज़ा मिलनी चाहिए। जी, ज्ञापन में क्या विशेष मांगें रखी गई हैं आपके द्वारा? हम मांग कर रहे हैं कि जो वहाँ पे उस करंट डॉक्टर था, वहाँ जिसकी ड्यूटी थी, उसकी बर्खास्तगी हो, और सीएमओ पीएमओ जो वहाँ का एक नियम तय करते हैं और उसको ये नीचे सारा प्रशासन वहाँ फॉलो करता है, उन लोगों की जवाबदेही हो। इसमें वो आके सबके सामने बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है, और आगे क्या एक आम आदमी के साथ ऐसा ही होता रहे। जी, क्या आश्वासन दिया है अपने डीसी महोदय ने आपको? डीसी साहब ने कहा है कि उन्होंने एक टीम इसमें बना दी है। एडिशनल इंस्पेक्टर को शायद उन्होंने एडीसी को उन्होंने यह जिम्मेदारी दी है, और 15 दिन के अंदर यह कार्रवाई इसमें कार्रवाई होने का आश्वासन दिया है। और हमने ये बोला है कि अगर 15 दिन बाद इस केस में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी हजारों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, नारेबाजी करेंगे। हम उस आम परिवार के लिए आवाज़ उठाएंगे और सड़क पर आंदोलन करेंगे। परिवार के लिए क्या मांग की है आपने, अगर स्पेशल बात करें तो? क्योंकि उनके जो महिला की डेथ हुई है वह घर में खुद ही कमाने वाली थी। उनके जो पति हैं वो अपाहिज हैं, इसलिए वो ही अपने घर को लेबर का काम करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। अब उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो हमने एक उचित मुआवजे की भी मांग की। गुड़गांव के पालम बिहार स्थित रंजागला चौक पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। आपको बता दें कि काटरपुरी के रहने वाले लोगों के घर शमशान घाट सेक्टर 23 पालम बिहार के आबादी वाले क्षेत्र में पड़ता है। सेक्टर निवासियों ने शमशान घाट को लेकर कोर्ट में याचिका डाल रखी है। इन लोगों का कहना है कि शमशान में जलने वाले मुर्दों से दुर्गंध आती है, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। ग्रामीण और सेक्टर वासियों में हुए विवाद को संज्ञान में रखते हुए कोर्ट ने स्टे भी दी हुई थी, लेकिन ग्रामीणों की माने तो वे बहुत सालों से वहां शवों का अंतिम संस्कार करते आए हैं, और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ये उनका शमशान है। ग्रामीणों ने शव को चौक पर रखा और जाम लगा दिया, जिसके बाद जाम को खुलवाने के लिए जिला उपायुक्त मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बात की और शव के अंतिम संस्कार के लिए 1 महीने की अनुमति मांगी। हमने कटरपुरी गांव का हमने हमारी लाश भाई चौराहे पे यहाँ वो हो रही सुबह रात को मेरे मरीज है निर्नावासी उनका घर में के बीत रही है, और हमें शमशान हमने यही चाहिए, और हर दाग इसी में लगना चाहिए। कोठियाला कहे हमारे धुआं बड़ गिर वो होगा
नहीं पता, ना पता हमने। उसने ताला लगा दिया। कोठिया तो बहुत दूर है, शमशान घाट, ठीक है, 300 मीटर। धुआं आवे, चूल्हे था ऐसी जगह पर कोठा बनाया था। और नहीं फिर हम कहीं का शमशान घाट हटा, शमशान घाट नहीं सुनिए, दाग नहीं लगाने देगा इंसान की रात को मरो पड़ो। पुलिस डीसी साहब आए थे, किस प्रकार का आश्वासन आपको दिया? डीसी पर कुछ नहीं कहीं वो देख गया, वो देख के चले गए यहाँ से ही। वो करेगा तो पता नहीं, दाग लगाऊंगा ससुर सब जाएंगे। हाँ अन्याय हो रहा है, इंसाफ होना चाहिए। यमुनानगर के जग्गाधरी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान पुलिस को एक युवक के पास से देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट। आज अभी थोड़ी देर पहले हम रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रहे थे। ये हमारी एसपी साहब मनीषा चौधरी की तरफ से स्पेशल फगवाड़ा चल रहा था कि आर्म्स एक्ट के अंदर रिकवरी करो। तो हम चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक लड़का जो यूपी का रहने वाला है, संगीत इसका नाम है, जिला मेरठ का रहने वाला है, इसके पास से एक कट्टा 32 बोर पिस्टल और 5 जिंदा रोल हमने बरामद किया। इससे हमने पूछताछ की है। ये बताता है कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, मुझे अपनी जान का खतरा है किसी से, और ये चंडीगढ़ का है, मैंने जाना था किसी अपने रिलेटिव को मिलने के लिए। आप पूछताछ कर रहे हैं, इससे अगर कोई और पता लगा तो उसको मिलाएंगे। सब हम कार्रवाई इसके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया हमने आर्म्स एक्ट के तहत, और इसे गिरफ्तार कर दिया। जी सेफ्टी अपने लिए, मतलब कोई हमारे पे हमला ना करे जी। किससे? सामने वाले से हमारे। खबर हरियाणा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। Good attack from Puma.